कक्षा 10 सब्जेक्ट मैथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले। पहला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए 1 प्लस sec a अपॉन sec a बराबर साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस a। आंसर जो क्वेश्चन दिया होता है उसको नोट कर लेते हैं। 1 प्लस sec a अपॉन sec a बराबर साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस a। TLHS लिख देंगे। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 प्लस sec a अपॉन sec a। अब इसके ओपन कर लेंगे इसको इस प्रकार से, यदि a प्लस बी अपॉन 2 है तो उसको लिखा जाता है a अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2। दोनों या उससे ज़्यादा होते हैं उनके अलग अलग बटे आ जाते हैं। तो ऐसी sec 1 के अपॉन में भी आ गया और sec के अपॉन में भी आ गया। तो 1 अपॉन sec a प्लस sec a अपॉन sec a आ गया। sec से क्या 1 बार कट गया। 1 अपॉन sec की वैल्यू होती है कोस a और ये 1 आ गया। प्लस में वैल्यू कहीं भी लिख सकते हैं तो 1 प्लस कोस a लिख दिया। अब ये RHS के बराबर है नहीं तो दोनों साइड आगे से करनी पड़ेंगे। फिर लिखेंगे हम TRHS में साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए लिख दिया। अब साइन स्क्वायर ए सर्व समीका में वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर आगे से मैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये प्लस में तर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा ऐसे चले जाता। तो थीटा की जगह यहाँ 1 दे रखा, ए दे रखा, ए रख लेंगे। एक साइन स्क्वायर की वैल्यू रख ली। 1 पे आगे से मैं स्क्वायर नहीं तो हमने स्क्वायर लगा दिया। क्यों? क्योंकि 1 पे स्क्वायर करने पर 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे इसमें। अब a1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अर्थात एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ हमने 1 प्लस कोस a और दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस कोस a आगे से मैं लिख लिया और अपॉन में 1 माइनस कोस a से कोस a क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में 1 प्लस कोस a रह गया। अब 1 प्लस कोस a और पहले 1 प्लस कोस a तो LHS और RHS दोनों बराबर आ गए। तो अतः में लिख देंगे LHS बराबर RHS। थैंक यू। एक सवाल हो गया। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज दूसरा सवाल। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। आंसर में माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक x मान लिया, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक x प्लस 2। जब विषम होते हैं या सम हो तो उसमें 2 ऐड होता है। प्रश्नानुसार लिखा है ऐसे धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। तो इसका भी वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे। तो पहले नंबर का वर्ग दूसरे नंबर का वर्ग दोनों का योग 290 है। 290 लिख दिया। एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, इसका वर्ग का फॉर्मूला खोल दिया। यहाँ पे a प्लस बी की घात 2 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, यानी कि वैल्यू आ गई बराबर 290। एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर। 2 का वर्ग करेंगे 4 हो गया और 2 दूनी 4x बराबर 290 आ गया। 2x स्क्वायर ऐसे आ गया, 4x स्क्वायर ऐसे आ गया। 4 प्लस में था तो ये दूसरी साइड में माइनस में चला गया। ये ऐसे आ गया, 290 में से 4 घटाएंगे 286 आ गया। 286 प्लस में माइनस में आ गया। 2 इसमें सब में कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन ले लिया तो 2 से 2 से कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर आ गया प्लस आगे से 2 से 4 2 बार कट गया 2x आ गया। 2 से हमने 2 इकना 2 2 चौक 8 और 2 तिया 6 143 आ गया बराबर 0। 2 इधर गुणा में आ जाता है कॉमन में तो ये 0 के बटे में 0 चला जाएगा। तो हमारी समीकरण आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। इस समीकरण की आगे से फैक्टर इतने आसानी नहीं तो हम इसको आगे से श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करेंगे। तो लिखेंगे की तुलना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो करेंगे तो a और यहाँ पर कुछ नहीं का मतलब 1 होता है तो a बराबर 1 आ गया, b बराबर 2 आ गया और c बराबर 143 आ गया श्रीधराचार्य सूत्र से। नेक्स्ट पेज। सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। a और b c की वैल्यू रख देंगे। तो v की वैल्यू माइनस तो ऑलरेडी है, पहले v की वैल्यू 2 है, आगे से मैं 2 रख दी।
फिर बी की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दी, -4 है ही, गुणा ए की वैल्यू है 1 आगे इसमें तो 1 रख दी, और गुणा सी की वैल्यू -143 तो 143 रख दी, और अपॉन में आगे से में 2 है ही, और गुणा ए की वैल्यू 1 आ गई। -2 प्लस -2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ गया, प्लस कैसे आया, माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 4 का ना 4 और 4 की 143 से गुणा करेंगे 572 आ जाएगा, और 2 का ना 2 आ गया। -2 प्लस माइनस इन्हें ऐड करेंगे तो 576 आ जाएगा। 576 के फैक्टर कर लेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 का ना 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 फिर इसे 12 से हमने डायरेक्ट काट दिया, 2 से नहीं 12 से काट लेते हैं, 12 से 144, 12 बार, और 12 का ना 12, ये फैक्टर आगे से मैं यहाँ रोड में लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 12 गुणा 12, एक पेयर 2 का बन गया, एक पेयर 12 का बन गया, तो जो पेयर बन जाते वो नंबर बाहर आ जाते, तो 2 आ गया और 12 आ गया, अपॉन में 2 चल ही रहा है। अब 12 दूनी 24 हो गया। अब यहाँ वैल्यू जाने पर एक बार, इसका मतलब है एक बार आगे से -2 में 24 जोड़ देंगे, एक बार आगे से -24 घटा देंगे, इसलिए 9 x बराबर, x हमारे पास पहले से चल रहा है, -2 है, इसमें एक बार हमने जोड़ दिया 24/2, माइनस के 2 और प्लस के 24, तो प्लस के कितने रह गए 22, 2 से आगे से 22, 11 बढ़ गया, x की वैल्यू 11 आ गई, एक बार 11। नेक्स्ट अब माइनस करेंगे, -2 माइनस आगे 24, तो माइनस के 26 हो गए, और 2 से भाग करेंगे तो माइनस के 13 आ गए, और 13 आगे से में अमान्य है, क्यों, क्योंकि सवाल में आगे से धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए माइनस का अमान्य हो जाएगा, तो धनात्मक पूर्णांक हमारे क्या आया +11, +11 आगे से में रख देंगे, तो नेक्स्ट में लिखा जाएगा, अतः पहला विषम धनात्मक पूर्णांक x बराबर 11, दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x + 2 था, और x की वैल्यू 11 प्लस कितनी 2, तो कितनी आ गई 13, आंसर हो गया। नेक्स्ट अगला सवाल, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या निकालने के लिए इकाई और दहाई के अंक को मानना पड़ता है। आंसर में माना 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक x है, संख्या का इकाई का अंक y है, इसलिए संख्या x संख्या बराबर 2 अंकों की है तो 10 के साथ में दहाई का नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो 10x + y इकाई का अंक आ गया। प्रश्नानुसार 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग दे रखा, तो x और y ऐड करके प्रथम शर्त में x + y 9 आ जाएगा। द्वितीय शर्त, संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो 9 गुना अंकों को पलट देंगे तो x की जगह y ले आएंगे और y की जगह x ले जाएंगे, संख्या का अंक पलट गए तो ये 2 गुना हो जाएगा। 9 से गुणा कर लो ब्रैकेट को, 9 दाई 90x प्लस 9 का ना 9y, 2 से 2 दाई 20 प्लस 2 का ना 2x, 90x इधर से x प्लस में था माइनस में आ गया, 9x हमारे पास प्लस में था, इधर आगे से प्लस में तो माइनस में आ गया, 90 में से 2x घट गए तो 88 रह गया, ये प्लस के माइनस के तो माइनस के ज़्यादा, तो माइनस के हमारे पास में 20 में से 9 जाएंगे तो 11 रह गए बराबर 0। इसमें 11 कॉमन हो रहा है, 11 कॉमन लेंगे, 11 8 88 8 आ गया, -11 का ना 11 एक लिखा नहीं जाएगा, तो 8x - y बराबर 0, और 11 गुणा में तो उधर जाके 0 बन जाएगा, तो हमारे पास समीकरण बच जाएगी 8x - y, तो समीकरण हमारी बच गई 8x - y बराबर 0। अब समीकरण आगे से में 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 है हमारी x + y बराबर 9 है, 2 हमारी आई है 8x - y बराबर 0, जोड़ देंगे, ये प्लस का माइनस का जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलते तो कट गया, 8x 1 जोड़ेंगे तो 9x हो गया, 9 और 0 जोड़ेंगे 9, 9 गुणा में तो बटे में चला गया, तो 9 का ना 9 1 आ गया, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x + y 9 समीकरण 1 है, x का मान 1 रख दिया, प्लस y बराबर 9, ये प्लस में इधर माइनस चला गया, तो y की वैल्यू 8 आ गई। अतः संख्या x + 10x + y, x की वैल्यू 1 हो गई प्लस y की वैल्यू 8 हो गई, 10 ही करना 10 और 8 इसमें जुड़ जाएगा तो 18, ये संख्या आ गई, आंसर आ गया। थैंक यू। अगला सवाल, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके ऊंचाई दूरी का सवाल करने के लिए इसकी रचना मान के इसका डायग्राम बनाना पड़ता है। ए बी एक आगे से टावर 7 मीटर मान लिया, सी डी एक आगे से हमने केबल टावर मान लिया, इसके समांतर रेखा खींच दी जो बिंदु ई पे मिलती है, इसकी दूरी 7 है तो यहाँ पर सी और ई की वैल्यू भी 7 होगी, इसकी वैल्यू हमने x मान ली तो ये ए और ई की वैल्यू भी x होगी। आगे क्या क्या रखा है, माना ए बी एक आगे 7 मीटर ऊंचा भवन है जिसका शिखर बिंदु ए तथा पाद बिंदु बी है।
CD एक केबल टावर है, CD एक केबल टावर है जिसका शिखर बिंदु D तथा पाद बिंदु C है। जो चीज़ दी है डायग्राम में उसे लिख लेते हैं। AB 7 मीटर है जो आगे से में C और E के बराबर होगा। BC x मीटर माना है तो AE भी x मीटर होगा। एंगल यानी कोण EAD कितना है 60 डिग्री। फिर एंगल BCA 45 आगे से डिग्री जो अवनमन कोण है आगे से। CD बराबर हमने h माना पूरा, CD जो केबल टावर की ऊंचाई है h मीटर, और ED आगे से में ये 7 मीटर है तो h में से 7 घट जाएगा तो h-7 हो जाएगा, तो ED h-7। समकोण त्रिभुज ABC लेने पर, तो समकोण त्रिभुज ABC लेने पर इसमें ऐसा त्रिभुज लेते हैं जिसमें एक वैल्यू पता हो, एक वैल्यू निकालनी हो, तो हमने ये वाला समकोण त्रिभुज ले लिया ABC। अब ACBC में लाल बटे कक्का का यूज करेंगे, लाल बटे कक्का तो 45 डिग्री दे रखा है। अब इसमें ऐसा देखेंगे जिसमें आधार और लंब, तो आधार और लंब आगे इसमें tan में आता है, किसमें tan में, तो tan ले लेंगे नेक्स्ट पेज। तो tan 45 बराबर AB/BC आ गया, लंब बटे आधार, इसे आगे इसमें लंब हो गया AB और ये आधार हो गया आधार। tan 45 का मान 1 होता है बराबर AB का मान 7 है और BC का x है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे x का x और 7 का 7 x की वैल्यू 7 आ गई। BC बराबर 7 मीटर है जो AE के बराबर होगा। समकोण त्रिभुज दूसरा त्रिभुज AED, पीछे AED ये वाला त्रिभुज लेंगे, इसमें कोण 60 डिग्री आता है, tan आगे इसमें 60, EAD इसमें भी लंब होगा और ये आधार होगा आधार। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, अपॉन 1 कर लिया। ED की वैल्यू h-7 है और EA की वैल्यू 7 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो h-7 ऐसे आ गया और 7 से करेंगे तो 7 √3 आ गया। 7 माइनस में तो इधर प्लस में चला गया और 7 इसमें कॉमन है तो 7 को मिलेंगे, 7 × 7 √3 आ गया प्लस 7 × 7 तो 1 आ गया। ये h की आगे से में ऊंचाई आ गई जो केबल टावर की है। थैंक यू। नेक्स्ट आगे से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से निम्न है। तो पहला जो मान है वो योगफल है, दूसरा जो मान है वो गुणनफल है। ऐसे इसमें भी ये योगफल ये गुणनफल, ये योगफल ये गुणनफल। पहला सवाल करते हैं, दिया है अल्फा प्लस बीटा, योगफल को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, 1/4 हो गया। अल्फा इंटू बीटा गुणनफल आगे से -1 हो गया। द्विघात बहुपद निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की 1/4 वैल्यू दे रखी है, x आ गया प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, माइनस का मान हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं। इससे गुणा करेंगे तो x का ना x आगे से अपॉन 4 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, इसके अपॉन में 1 कर लिया, 1 4 एलसीएम लेंगे तो 4 आ गया। इससे भाग करेंगे 4 4 का ना 4x आ गया। इससे करेंगे 4 का ना 4 1 का ना 1x आ गया। इससे करेंगे 4 आएगा और 4 का ना 4 आ गया। अब क्रॉस गुणा कर लेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 से करेंगे तो 4x - 4 आ जाएगा। आंसर ये आएगा। नेक्स्ट दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दे रखा था, वहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है, द्विघात समीकरण, फिर वही लग जाएगा समीकरण। इसमें वैल्यू रख देंगे अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की, 0 से गुणा करेंगे x की तो 0 बन जाएगा और प्लस में √5 है, यही समीकरण आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल, समीकरण 9x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 का विविधकर निकालना। विविधकर को आगे से d से दर्शाते हैं। तो समीकरण 9x प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 की तुलना समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से करने पर, तो a से करेंगे तो a बराबर 9, b से करेंगे तो आगे से b बराबर 4, c से करेंगे तो c बराबर 5 आ गया। विविधकर d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4 रख दी, 4 हमारे पास में, गुणा a की वैल्यू 9 है 9 रख दी और c की वैल्यू हमारे पास में 5 है 5 रख दी। 4 का वर्ग करेंगे 16 आ गया, 4 9 36, 36 के 5 से गुणा करेंगे तो 180 आ गया और ये प्लस के ये माइनस के घटाएंगे तो 164, यही विविधकर की वैल्यू होगी आगे से। नेक्स्ट पेज, अगला सवाल, अनुपातों a1/a2, v1/v2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत या असंगत हैं। पहला सवाल, 3x + 2y बराबर 5 है और 2x - 3y बराबर 7 है। ऐसे 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x - 10y बराबर 14 है। इस संगत और असंगत को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूलों का याद होना अनिवार्य है। पहले फॉर्मूले a1/a2 बराबर v1/v2 बराबर c1/c2 अगर है दिया है
निकालने पर आ जाएगा। तो रेखिक संगत होते हैं, रेखिक युग्म संगत होते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 तो बराबर हैं, और C1 वैल्यू C1/C2 की वैल्यू बराबर नहीं है, तो रेखिक युग्म असंगत होते हैं। ऐसी तीसरा है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो वो रेखिक युग्म संगत कहलाते हैं। अब हम इसका आंसर निकालें पहले सवाल का। 3x + 2y बराबर 5 समीकरण दिया हुआ था आगे इसमें। ये 3x अभी प्लस में था, इधर माइनस में आएगा। 3x + 2y - 5 बराबर 0 की तुलना समीकरण ax1 + b1y + c1 बराबर 0 से कर लेंगे। तो a1 3 हो गया, b1 2 हो गया, और c1 -5 आ गया। ऐसे नेक्स्ट दूसरा समीकरण 2x - 3y बराबर 7 है, ये प्लस में माइनस में जाएगा। 2x - 3y - 7 बराबर 0 की तुलना इससे भी ऐसे करते हैं, तो यहाँ 2 लेंगे। a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर a2 आ गया 2, और b2 आ गया -3, और c2 आ गया -7। वैल्यू ज्ञात करेंगे। A1/A2 एक वैल्यू A1 की वैल्यू आ गई, A1/A2 A1 की वैल्यू आगे इसमें 3 है, और B2 की है 2, तो मान आ गया। ऐसे ही B1/B2 अनुपात निकालेंगे, तो B1 की वैल्यू 2 है, और B3 की पीछे से -3 है, तो ये ऐसी ही सॉल्व नहीं होगी। C1 की वैल्यू पीछे माइनस आगे इसमें 5 है, और C2 की -7 है, तो माइनस माइनस कट गया, तो 5/7 आ गया। अब इसमें 1 में 2 में और 3 में कोई भी वैल्यू समान नहीं है, अर्थात लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, और ये आगे से हमारे फॉर्मूले आगे से थर्ड के अनुसार बैठे हैं, इसलिए रेखिक युग्म संगत होगा। तो आंसर में लिख देंगे, इसलिए दिए गए रेखिक युग्म संगत हैं। आंसर। थैंक यू।